हेलो बच्चों। आज देखेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम के लिए है। अगर लास्ट टाइम में देखना चाहें तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आप रिवीजन कर लीजिए, जो हम फिजिकल से दिए हैं। फिर हम आपको आज ही हम इनऑर्गेनिक का भी दे देंगे और ऑर्गेनिक का भी दे देंगे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कोलगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर है। जैसे कोलगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स है। एक रॉल्स लॉ देखिएगा, फिर आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन देखिए। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो है ऑस्मोटिक, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जिस प्रेशर पर जाके ऑस्मोसिस कहते हैं, और जिस प्रेशर पर जाके ये ऑस्मोसिस रुक जाता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हिंदी वाले भी इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इसके लिखिएगा। व्हेन सॉल्वेंट goes into solution through the semi-permeable membrane is called the osmosis, and the pressure at which the osmosis is stopped is called the osmotic pressure. अब है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए दो टर्म्स इसके अंदर है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसके तुलना में हम बात करते हैं, और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है कि आप जो सोल्यूशन है उसमें कितना लोअर हुआ। जैसे क्या है कि कोई चीनी पानी के घोल है, उसमें अगर चीनी है, पानी का घोल है, पानी सिर्फ सॉल्वेंट है, पानी में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए कि वेपर प्रेशर कुछ भी है, 100 है उसका ATM। तो अब क्या है कि अब उसमें अंदर हम अगर चीनी डालें या नमक डाल दो, क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। तो जितना से कम हुआ, 100 ATM से अगर कम हो गया, मान लीजिए कि 99 हो गया, 89 हो गया, जो 89 99 हो, क्या हुआ, 89 हो गया, 90 हो गया या 99, मान लीजिए 99 हो गया, एक से कम हुआ तो एक क्या हुआ, लोडिंग हुआ, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है। और हम रिलेटिव लोडिंग क्या होगा उसकी तुलना में बात करें, एक्चुअली हमारे इसको लिखेंगे हम कि 100 माइनस 99 बट्टा 100, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। यानी कि जिसके तुलना में हम बात करते हैं वो हमारा, तो इसको P0 मान लेंगे अगर हमारा ओरिजिनल वाटर का। अगर जो चीनी या नमक डालने के बाद जो बना वो P0, उसको P1 मान लीजिए। तो P0 माइनस P1 बट्टा P0 इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग। और सिर्फ अगर P0 में से P1 घटा दिए तो लोडिंग हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। ठीक है। अब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आप पानी में पानी की जो वेपर प्रेशर है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट माने 0 डिग्री है। तो अगर 0 डिग्री है, यानी जिस टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड सोल्यूशन जो है इक्विलिब्रियम में रहता है। यानी कि अगर 0 डिग्री पानी भी, और अगर आपका बर्फ़ है तो 0 डिग्री पर बर्फ़ रहेगा, पानी भी है तो 0 डिग्री पर पानी ही रहेगा। जब 0 डिग्री से नीचे आता है तो पानी बर्फ़ बनना शुरू होता है। उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर उसमें कुछ मिलाए तो क्या होगा कि जैसे हम चीनी मिला दिए तो क्या होगा, जो बर्फ़ जो 0 डिग्री पे बनना शुरू हुआ था अब वहाँ पर बनना नहीं होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर को और नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी जो है पानी के अंदर घुस गया, बीच में जगह ले लिया है। तो दोनों को फिर सटने में क्या टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो जितना डिग्री से, मान लीजिए वो 0 डिग्री था, अब क्या होगा, उसको -1 करना पड़ेगा। तो जो डिप्रेशन हुआ कितना हुआ, -1 का हुआ। तो डिप्रेशन ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो आपको ΔTF बराबर क्या हो जाता है, K/M के बराबर, M मतलब मोलालिटी के बराबर होता है। सेम चीज़ इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में क्या किए आप, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब 100 डिग्री है पानी का, उसमें आप नमक डाल दी, तो कुछ ना कुछ जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। यानी 101 डिग्री पे जाकर आप उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, बॉयल उतना ही पे होगा 101। तो एक जो इंक्रीट हुआ, इंक्रीज हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है। जब आप सॉल्वेंट में वोलेटाइल मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं। जब वोलेटाइल मिलाते हैं, जैसे क्या है, अल्कोहल के अंदर पानी मिला दी तो पानी भी उड़ता है और अल्कोहल भी उड़ता है, तो दोनों क्या कहलाता है, वोलेटाइल कहलाता है। तो उस समय क्या होता है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अपने मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अगर पानी है तो अपने मोल फ्रैक्शन पानी के बराबर होगा, अगर अल्कोहल है तो अपने मोल फ्रैक्शन अल्कोहल के बराबर होगा। और दोनों को जोड़ देंगे टोटल प्रेशर, तो वो क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होता है सम ऑफ जो पार्शियल प्रेशर क्या, जो इंडिविजुअल से उसका जो प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर
वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, मतलब कि अगर अल्कोहल है तो अपने मोल फ्रैक्शन के बराबर, पानी हो तो अपने मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ये रॉल्स लॉ हो जाएगा। आइडियल एनालिसिस सोल्यूशन क्या है, जो रॉल्स लॉ को अवे करता है आइडियल सोल्यूशन ऑल टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको आइडियल कहेंगे, जो नहीं करेगा और नॉन आइडियल कहेंगे, सिंपल सा बात, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन सेक्शन खत्म हो गया मात्र 5 मिनट के अंदर। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, फ्राइडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, तो ये सब चीज़ है, इसको हम फिर देखते हैं, इसको बताते हैं आपको, तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि मैकेनिक्स एंड सरफेस समझ, ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। तो जैसे कहता है कि अगर डाइल्यूशन करें तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर का जो सेंटीमीटर क्यू जो होता है, इसको हम सेंटीमीटर क्यू क्या कहते हैं, ml कहते हैं, 1 ml के अंदर जो कंसनट्रेशन होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आयंस की संख्या क्या होगा, घटेगा। तो आयन की संख्या जब घटेगा तो कहता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि एक कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगा, घट जाएगा, एक जैसे पानी उसके अंदर डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो होगा, ये जो 1 ml के अंदर होगा वो आयंस घट जाएगा, लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो अब कहते हैं मोल कंडक्टिविटी क्या होता है, K × 1000 बटा कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल यूनिट बाय वॉल्यूम, यानी कि जो होता है मोल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वॉल्यूम का होता है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो मोल कंडक्टिविटी बढ़ते चल जाता है, ठीक है। अब है फ्राइडे फर्स्ट लॉ। तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जो आप अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कीजिएगा, जितने समय तक सप्लाई कीजिएगा, उतना ही जो है आपका जो है इलेक्ट्रोड पे वेट डिपॉजिट होता है। हाँ, वेट जो होता है मतलब जितना किसी को इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हैं, तो जैसे सोने पे सोना का लेप किसी पे चढ़ाना है या किसी पे चांदी का लेप चढ़ाना है, तो कितना मात्रा में चढ़ेगा, वेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट होगा उसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज सप्लाई किए हैं और जितना समय के लिए सप्लाई किए उसके बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, जो आप सप्लाई करते हैं चार्ज, उसके डायरेक्टली यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है, फिर उसी को W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, WZ Q हो जाता है, Q बराबर IT होता है, ZIT होता है, और Z बराबर E/96,500 होता है, और E जानती हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, A/N होता है, मतलब A मतलब एटॉमिक वेट बटा नंबर ऑफ आयंस जितना लॉस और गेन किया होगा उसके बराबर होगा। इससे ज़्यादा N तो N फैक्टर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ ज़्यादा चीज़ जानकारी लेना नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो कहता है कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना अमाउंट में आप जितना देर तक अगर चार्ज को सप्लाई कीजिएगा, उतना ही जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है, यानी W डायरेक्शनल टू Q हो जाता है। अब सेकेंड लॉ कहता है कि अलग अलग सब्सटेंस होकर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराइएगा तो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। इक्विवेलेंट बाई E मतलब एटॉमिक वेट बटा N के बराबर, तथा WA/WB अगर A और B होके पास कराए और C होके पास कराए तो A/WB बराबर होगा EA/EB, और WB/WC का होगा AB/EC, ठीक है। ये सेकेंड लॉ हो गया। अब कहता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम देखेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होता है, इसको निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है निकाला नहीं जाता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होता है, और कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में वो उसी मॉलिक्यूलरिटी, जैसे कोई A और B से कोई कंपाउंड बनता है तो A और B 2 मॉलिक्यूल भाग लिए हुए तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन 1 से 2 या 3 स्टेप में होता है, उसके बाद जो सबसे स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होता है, वही ऑर्डर होता है। अगर दोनों के डिफरेंस पूछेगा तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, मॉलिक्यूलरिटी एक एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर जो है जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ये जो है मॉलिक्यूलरिटी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता है। ऑर्डर जो फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन होगी, यानी मॉलिक्यूल या तो एक मॉलिक्यूल भाग लेगा या 2 मॉलिक्यूल, जीरो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर का इसके डिफरेंस हो गया।
आप कहता है कि रेट पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, जैसे ए में बी का रिएक्शन कराया और ए बी बना, A2 और B2 लिखिए और उसे हमको AB प्रोडक्ट होना, तो A2 को टूटना होगा और B2 को टूटना होगा, तो जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और रिएक्शन होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट बराबर K इंटू A की पावर 1 होता है। अब उसका जो इक्वेशन लिखिएगा तो KT बराबर 2.303 log C0/CT होता है। ठीक है, उसका हाफ लाइफ जो होगा हाफ लाइफ बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693/K। तो कभी कभी ये दोनों का हो सकता है कि हाफ लाइफ का बोले कि एक्सप्रेशन लिखने के लिए, या फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन तो नहीं बोला, फर्स्ट ऑर्डर पर जब भी सवाल रहेगा तो सवाल ही रहेगा, और हाफ लाइफ पर क्या कहते हैं उसका प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ठीक है, इस सेक्शन को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी थ्योरी का सेक्शन आप इसको देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, ये सब चीज़ें हम बता देंगे कि, और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में आपको अब क्या क्या मेन क्वेश्चन उसको हम अपलोड कर देते हैं कुछ देर में। ठीक है।